हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पीछे हम चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो कि धारा 1 से लेकर 62 तक है। आज हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, धारा 63 से शुरू होगा। चैप्टर नंबर 5 है स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। स्त्री और बालक हैं, उनके विरुद्ध को जो भी अपराध हैं उनके विषय में चैप्टर 5 में उत्पन्न किए गए हैं, जो कि धारा 63 से शुरू होंगे। ये अपराध हम अलग अलग अपराध के टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस प्रकार का अपराध है, तो उसके लिए क्या उत्पन्न किए गए हैं, वो सारे अलग अलग इसमें बताए गए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। धारा 63 है बलात्संग। पहले तो शुरुआत में कौन से अपराध पढ़ रहे हैं हम? यौन अपराधों के विषय में हम यौन अपराध पढ़ रहे हैं। जो भी यौन से संबंधित अपराध हैं उनके विषय में क्या क्या उपबंध किए गए हैं इसमें। तो 63 है बलात्संग। बलात्संग क्या है? यदि कोई पुरुष पहला किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है, या तो इनमें किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश करता है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या तो खुद ऐसा करता है, या फिर उस स्त्री के साथ किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है, या फिर उस स्त्री से अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो वो आएगा बलात्संग में। दूसरा है किसी स्त्री की योनि, मलमूत्र या गुदा में योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट कराता है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है। तो क्या है? पहले में अपना लिंग करवाता है प्रवेश, और दूसरे में क्या है कि या तो शरीर का कोई अन्य भाग है या फिर कोई वस्तु है, जो या तो खुद करता है या अपने दोस्त से करवाता है, या फिर उस स्त्री से अपने या दोस्त के साथ करवाता है, तो वो भी बलात्संग में आएगा। थर्ड है किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है। क्या करता है कि वो किसी स्त्री के शरीर पर इस प्रकार से हस्त साधन करता है, हाथ को इस प्रकार से चलाता है जिससे कि उस स्त्री के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन किया जा सके। तो ऐसा या तो वो खुद करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से के साथ या अपने साथ उस स्त्री से करवाता है, तो वो भी बलात्संग में आएगा। और क्या आएगा बलात्संग में? नेक्स्ट है किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुंह लगाता है, या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या फिर क्या करता है अपना मुंह लगाता है इन पे, या फिर उस स्त्री से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। अगर इस प्रकार से ये उपरोक्त 4 प्रकार के जो मैंने टाइप बताए हैं, 4 कार्य बताए हैं, अगर इस प्रकार का वो कार्य करता है तो इससे ये कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। जहाँ ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। कब कहा जाएगा? जब मान लो ये 4 कार्य किए जाते हैं, लेकिन स्थिति कब होगी? ये 7 प्रकार की स्थितियाँ होगी, तभी वो बलात्संग में आएगा, अगर अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो पहला क्या होगा? उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो। पहली बात, ऐसा जो 4 प्रकार के कार्य किए गए हैं वो उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किए गए हैं। दूसरा है उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया हो, उसकी सम्मति नहीं है, ऐसे ही कर दिया गया है। थर्ड है उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। यानी वो इस स्त्री से सम्मति तो ले ली, लेकिन कैसे ली गई है कि या तो उसको या फिर उससे संबंध कोई उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति है, उसको मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर ऐसी सम्मति प्राप्त की गई है। या फिर नेक्स्ट है कि उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, और उस स्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिसने वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। यानी कि इसमें क्या होगा कि वो जो पुरुष सम्मति ले रहा है वो उसका असली रियल पति नहीं है, लेकिन वो स्त्री है, वो विश्वास करती है या विश्वास करने का कोई कारण रखती है
कि वो उसका पति है और पति होने के नाते वो उसको सम्मति दे देती है। नेक्स्ट है, उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकर्चित या मत्ता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देखती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। यानी कि क्या है, वो या तो विकर्चित है या फिर मत्ता में है, या उस पुरुष ने या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से उसने उसको कुछ संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर कोई पदार्थ दे दिया है जिसकी वजह से वो अपने लिए गए डिसीजन को अपने कार्य की प्रकृति को और परिणामों को समझने में असमर्थ है। तो अगर इस प्रकार से भी ऐसी स्थिति में अगर वो सम्मति दे देती है तो भी वो मान्य नहीं होगी। अगला 6वां पॉइंट है कि उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। अगर कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु की है तो उसकी अगर सम्मति ले ली भी गई है तो भी वो मान्य नहीं होगी। और लास्ट, जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। अगर मान लो कि वो जो स्त्री है वो सम्मति देने में असमर्थ है तो भी वो नहीं ली जा सकती है उससे सम्मति। तो इस प्रकार की 7 स्थितियों में ये माना जाएगा कि उसने उसके साथ बलात्संग किया है। ये 7 कारण होते हुए जो ऊपर बताए गए 4 कार्य करता है। तो अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो पहला स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए योनि के अंतर्गत वृहत व घोष्ठ भी आता है। इसमें क्या है, इसमें योनि में ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर टच करते हैं तो भी वो उसमें आएगा। वृहत व घोष्ठ मीन्स इसका जो बाह्य भाग है वो भी इसमें शामिल होगा, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में ही पढ़ा था। अगला स्पष्टीकरण 2, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति या विपरीत है। आगे क्या है, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति या विपरीत है जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है। यानी कि उसकी स्वैच्छिक सहमति होगी जब वो या तो शब्दों से या संकेतों से या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा वो लैंगिक कार्य करने में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है तो वो होगी सहमति। इसमें एक परंतु दिया गया है, परंतु ऐसी स्त्री के बारे में जो प्रवेशन के कर्त्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान कर दी है। यानी कि अगर मान लो कि कोई महिला है, वो लैंगिक क्रियाकलाप उसके साथ में किया जा रहा है, बलात्संग किया जा रहा है और वो उसके भौतिक रूप से जो प्रवेशन किया जाता है उसका विरोध नहीं करती है, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि उसने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है और उसने सहमति दे दी है, उसने सम्मति प्रदान कर दी है। अब इसमें देखो अपवाद हैं, 2 अपवाद दिए गए। पहला अपवाद है, किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्संग घटित नहीं होगा। अगर कोई चिकित्सा प्रक्रिया है उसमें अगर कोई अंतः प्रवेशन हो रहा है तो उससे बलात्संग घटित नहीं होगा, वो इस अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। दूसरा अपवाद है, किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक करते यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है। अगर पत्नी है 15 साल से कम आयु की नहीं है तो अगर पत्नी के साथ में कोई मैथुन या लैंगिक करते किया जाता है पति द्वारा तो वो बलात्संग में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 63 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 4 प्रकार के कार्य बताए गए हैं जो कि बलात्संग में आएंगे और 4 वो स्थिति बताई गई हैं जिन स्थितियों में वो चारों कृत्य अगर किए जाते हैं तो बलात्संग की कैटेगरी में आएंगे। अब अगली है धारा 64। तो धारा 64 क्या है, धारा 64 है बलात्संग के लिए दंड। जो बलात्संग है इसके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है, तो जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय, अभी उपधारा 1 पढ़ रहे हैं, आगे 2 में जो दिए गए हैं उन मामलों के सिवाय जो उसमें आएगा उनके लिए अलग दंड है। उनके सिवाय अगर कोई दूसरा है तो उसके लिए दंड अलग है कि बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से। वो क्या किया जाएगा, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। जो बलात्संग में पकड़ा जाएगा वो कठोर कारावास दिया जाएगा और उसकी अवधि 10 साल से कम की नहीं होगी और आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो पहले प्रावधान किए गए थे उससे इसमें काफ़ी बढ़ा दिया गया है सज़ा को। तो क्या होगा, इसमें सज़ा कम से कम 10 साल की होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी और कठोर कारावास होगा। किसके लिए, जो अब हम पढ़ेंगे उनके अलावा
तो क्या है, जिनमें कि अलग से प्रावधान किया, जो कोई पुलिस अधिकारी होते हैं, या तो कोई पुलिस अधिकारी है क्या करता है, उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा। या तो अगर कोई पुलिस अधिकारी है जिस थाने में उसकी ड्यूटी है उसकी सीमाओं के भीतर बलात्संग करता है, या किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करता है, अगर थाने के परिसर में वो बलात्संग करता है, या फिर ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करता है, या फिर वो जो पुलिस अधिकारी है उसकी अभिरक्षा में, या फिर उस पुलिस अधिकारी या किसी अन्य पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई स्त्री है तो उससे बलात्संग करेगा। तो ये होगा पुलिस अधिकारी इन जगहों पे होते हुए, या फिर लोक सेवक होते हुए एक लोक सेवक की अभिरक्षा में, या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा। यानी कि या तो लोक सेवक होते हुए लोक सेवक की खुद की अभिरक्षा में कोई स्त्री है उससे बलात्संग करेगा, या फिर ऐसे लोक सेवक के कोई अधीनस्थ है, अधीन कोई लोक सेवक है, अन्य लोक सेवक उसकी अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा तो आएगा। या फिर केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई क्षेत्र में अभियोजित सशस्त्र बल हैं तो उनका कोई सदस्य उस क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए बलात्संग करेगा। या फिर तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों के किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा। या फिर किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा। या तो अस्पताल का प्रबंध तंत्र है, कोई प्रबंधक से अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई कर्मचारी है वो अगर इस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करता है, या फिर स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत से में का कोई व्यक्ति होते हुए उस स्त्री से बलात्संग करेगा। या फिर सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा। जो कोई सांप्रदायिक हिंसा हो रही है या पंथीय हिंसा कोई हो रही है उस दौरान में अगर बलात्संग करता है। ये नेक्स्ट है, या स्त्री को ये जानते हुए कि वो गर्भवती है बलात्संग करेगा। अगर कोई स्त्री गर्भवती है और उसके साथ में अगर कोई बलात्संग करेगा, या उस स्त्री से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्संग करेगा। अगर कोई स्त्री है वो सम्मति देने में असमर्थ है, सम्मति नहीं दे सकती, उसके साथ में बलात्संग करेगा। नेक्स्ट है, किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस स्त्री से बलात्संग करेगा। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि किसी स्त्री पर नियंत्रण रखता है या फिर प्रभाव रखने की स्थिति में है और उस स्त्री से बलात्संग करेगा। या फिर मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी स्त्री से बलात्संग करेगा। कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त कोई स्त्री है उसके साथ में अगर कोई व्यक्ति बलात्संग करता है, या बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक हानिकारित करेगा। अगर बलात्संग करते टाइम पे कोई किसी को स्त्री को गंभीर हानिकारित करेगा, या फिर विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा, या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा, कि या तो उसको बलात्संग करते समय गंभीर शारीरिक हानिकारित करता है, या फिर विकलांग बनाए या विद्रूपित करे, या उसके जीवन को संकटापन्न करे, या फिर उस स्त्री से बार बार बलात्संग करेगा। सेम स्त्री है उससे वो बार बार बलात्संग कर रहा है तो क्या होगा, तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है। यानी कि यहाँ पे आजीवन कारावास क्या होगा, जो शेष प्राकृत जीवन जो बच गया है उसके लिए पूरे जीवन के लिए होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि उसका जो जीवन बच गया है उतना पूरे जीवन काल तक के लिए वो कठोर कारावास के अधीन रहेगा और जुर्माना भी उस पर देय होगा। अब यहाँ देखो इसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए सशस्त्र बल क्या है, सशस्त्र बल से नौसेना, सैन्य बल और वायुसेना अभिप्रेत है। यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं वो आएंगी इसमें, और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिनमें ऐसे अर्धसैनिक बल और ऐसे सहायक बल भी हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य है। सशस्त्र बल में कौन कौन आते हैं, तीनों सेनाएं आती हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। इसके अलावा जो भी पैरामिलिट्री है वो भी इसी में शामिल होती है। नेक्स्ट है दिया गया है अस्पताल। तो अस्पताल से अस्पताल का
अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश या उपचार करने के लिए है। यानी कि इसमें जो भी उसका हॉस्पिटल है उसका पूरी बाउंड्री अहाता पूरा एरिया शामिल है और इसमें अगर कोई दूसरा भी कोई उपचार के लिए कुछ करता है तो वो भी उसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस पद में है। जो 1861 का अधिनियम संख्या 5 है, पुलिस अधिनियम 1861, तो उसके अधीन जो पुलिस पद का अर्थ है वही इसमें भी पुलिस अधिकारी का अर्थ होगा। नेक्स्ट है स्त्रियों या बालकों की संस्था में स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने, उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या अपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो। यानी कि स्त्रियों और बालकों के लिए संस्था क्या होगी? जो भी स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए जो गृह हैं या विधवाओं के लिए गृह हैं वो होगा। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, या तो इसका नाम अनाथालय हो, चाहे उपेक्षित स्त्रियों और बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह हो या फिर कोई और अन्य नाम हो, लेकिन वो सारी संस्थाएं किस में आएंगी? स्त्रियों या बालकों की संस्था के अंतर्गत आएंगी। इस प्रकार धारा 64 कंप्लीट होती है। अब आगे हम देखते हैं धारा 65। धारा 65 क्या है कि कतिपय मामलों में सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। कुछ मामले हैं उनमें सामूहिक बलात्संग के लिए क्या दंड दिए जाते हैं, जो सामूहिक बलात्संग के मामले हैं उनमें क्या दंड का प्रावधान होगा। तो इसका पहला है उपधारा 1, जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है। देखो याद रखने वाली चीज़ है, पहले 16 वर्ष से कम आयु की अगर कोई स्त्री है उसके साथ में सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए या फिर एक से अधिक व्यक्ति हैं वो समूह बना के उसके साथ बलात्संग करते हैं, वह उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। अगर 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ ऐसा किया जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है और वह आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना भी दंडनीय होगा। यानी क्या किया जाएगा? उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा समझा जाएगा कि उसने उसके साथ बलात्संग किया है और उसको 10 साल उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। अब आजीवन कारावास कितना होगा? आजीवन कारावास है वो उसके शेष प्राकृत जीवन काल के बराबर होगा। इसमें एक परंतु है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। अब जुर्माना जो इस पर लगाया जाएगा वो कितना होगा? तो जुर्माना होगा जो पीड़िता है उसके चिकित्सा के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने और उसके पुनर्वास के लिए जितना न्यायोचित होगा उतना जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें एक परंतु और है, परंतु यह है और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी जुर्माना होगा इस धारा के अधीन तो वो जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा, पीड़िता को वो जुर्माना दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या है? जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, एक या अधिक व्यक्ति हैं वो समूह गठित करके या फिर उनके सबके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है। पिछले में हमने उपधारा 1 में पढ़ा था 16 वर्ष से कम, इसमें है 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है। वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल से अभिप्रेत और जुर्माने से अथवा मृत्युदंड से दंडनीय होगा। क्या होगा? या तो आजीवन कारावास से जो कि शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा, और या फिर उसको मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इसमें भी परंतु है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यानी कि इस प्रकार का जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। एक परंतु और है, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी कोई जुर्माना होगा तो उसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा। अब नेक्स्ट है धारा 66।
अब है धारा 66। धारा 66 क्या है? पीड़िता की लगातार विकर्षशील दशा या फिर मृत्यु कारित करने के लिए दंड। अगर मान लो कोई बलात्संग किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप या तो पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर लगातार उसकी विकटशील दशा रहती है, तो उसके लिए क्या दंड का उपबंध किया गया है? तो जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा। जो 64 बलात्संग की धारा है जिसमें 2 टाइप के बलात्संग बताए गए थे, एक सामान्य आदमी द्वारा और एक कुछ विशेष कैटेगरी के आदमी या विशेष कैटेगरी दी गई है, उसके अंतर्गत अगर अपराध आता है तो ऐसा अपराध करेगा। और ऐसे अपराध के दौरान कोई ऐसी क्षति पहुंचाएगा, अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, अगर उससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकटशील हो जाती है, तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, तो पहले तो उसको कठोर कारावास होगा, कितना होगा? 20 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है। जो क्या होगा? उस व्यक्ति के जीवन के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए अभिप्रेत होगा या फिर मृत्युदंड से दंडनीय होगा। तो क्या किया जाएगा? उसको या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर कठोर कारावास होगा जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और आजीवन कारावास कब तक माना जाएगा? उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए माना जाएगा उसको। इस प्रकार से धारा 66 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है धारा 67। 67 क्या है? पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान या प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। अगर कोई पति है वो अपनी पत्नी से पृथक्करण के दौरान मैथुन करता है, उनका पृथक्करण हो चुका है, वो अलग अलग रहते हैं, उसके दौरान अगर वो फिर भी मैथुन करता है, या फिर कोई प्राधिकारवान व्यक्ति है उसके पास अगर कोई स्त्री रहती है और उसके साथ वो मैथुन करता है प्राधिकारवान व्यक्ति, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो ये धारा 67 में बताया गया कि जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिग्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, यानी कि कोई पत्नी है जो अपने पति से पृथक्करण की डिग्री के साथ या अन्यथा उससे पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा। यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उसकी सम्मति के बिना वो मैथुन अगर करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर पति अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन कर लेता है, किस कंडीशन में? सम्मति के बिना, उसकी सम्मति के बिना करेगा तो उसको कारावास दिया जाएगा जो कि 2 वर्ष से कम का नहीं होगा और 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या है कि इस धारा में मैथुन में धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा। जो कि हमने 4 प्रकार के कृत्य पढ़े थे वो सारे मैथुन के अंतर्गत ही आएंगे। जो कि हमने बलात्संग वाले में पढ़े थे वो सारे के सारे किस में आएंगे? मैथुन में ही आएंगे। हम नेक्स्ट धारा है धारा 68। धारा 68 क्या है कि जो कोई प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए या फिर कोई लोक सेवक होते हुए या नेक्स्ट क्या है? तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए वो ऐसा करता है, या फिर अस्पताल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद होते हुए वो ऐसा करता है, तो क्या होगा? ऐसी किसी स्त्री को जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके बाहर साधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा। यानी कि जो कार्य इस प्रकार से करता है कि वो बलात्संग की कोटि में नहीं आता है, लेकिन अगर वो ऐसे विश्वासित जो संबंध है उनका दुरुपयोग करेगा, वह क्या होगा? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्या होगा? अगर इस प्रकार के वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करते हुए वो इस धारा के अधीन अपराध करेगा तो क्या होगा? वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें देखो कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो पहला स्पष्टीकरण है
इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड कैसे घैत में वर्णित करते अभिप्रेत है। जो धारा हमने 63 पढ़ी है उसके खंड कैसे घय में जो भी कृत्य दिए गए हैं वो सारे किस में आएंगे, मैथुन में आएंगे। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण 2। इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा। जो धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 है वो भी लागू होगा इस धारा के प्रयोजन के लिए। तो देखते हैं एक बार 63 का क्या है। 1 नंबर, देखो धारा 63 का पहला स्पष्टीकरण भी लागू होगा उस धारा 68 में। तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अंतर्गत दुराहेष्ट भगोष्ठ भी शामिल होगा। तो वो हम धारा 68 में भी यही देखेंगे जो कि इसमें 63 के पहले स्पष्टीकरण में दिया गया है, यह भी इसके ऊपर लागू होगा। नेक्स्ट है इसका स्पष्टीकरण नंबर 3। स्पष्टीकरण 3 क्या है। किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों का पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। दूसरा स्पष्टीकरण 4। स्पष्टीकरण 4 है अस्पताल और स्त्रियों या बालकों की संस्था पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो धारा 64 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण में दिए गए हैं। जो 64 की उपधारा 2 है उसमें अस्पताल के बारे में भी बताया गया था स्पष्टीकरण 2 में, और स्त्रियों और बालकों की संस्था के बारे में भी बताया गया। तो वही अर्थ इसमें भी होंगे। इस प्रकार से हमारी धारा 68 कंप्लीट हो जाती है। अभी नेक्स्ट धारा है 69। 69 क्या है। प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन। जो नियोजक है उसके द्वारा प्रवंचनापूर्ण साधनों की सहायता से मैथुन अगर किया जाता है तो वो धारा 69 के अंतर्गत अपराध होगा। तो क्या है, जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पूरा करने के आशय के बिना, या तो प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा या फिर उसे पूरा करने के आशय के बिना स्त्री से विवाह करने के वचन द्वारा, और ऐसा मैथुन बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, उसके साथ मैथुन करता है। यानी कि अगर वो अपराध बलात्संग की कैटेगरी में आएगा तब तो बलात्संग के लिए वो दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वो इस प्रकार से करता है, स्त्री से विवाह करने का वचन देता है और वो इस प्रकार से मैथुन करता है कि वो बलात्संग की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ऐसी अवधि से के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि उसको फिर ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रवृत्ति, उत्प्रेरण या पहचान छिपाकर विवाह करने का मिथ्यावचन सम्मिलित है। जो प्रवंचनापूर्ण साधन है उनमें क्या क्या शामिल है, या तो नियोजन उसका शामिल है, या फिर उसका प्रवृत्ति, उसका प्रमोशन दे देंगे इस प्रकार का अगर कोई वचन देता है वो है, या फिर उत्प्रेरण करता है, या फिर पहचान छिपाकर उससे विवाह करता है। तो ये सारे उसमें शामिल होंगे प्रवंचनापूर्ण साधनों में। इस प्रकार से धारा 69 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है धारा 70। धारा 70 है सामूहिक बलात्संग। जो गैंग रेप होता है वो आता है धारा 70 में, सामूहिक बलात्संग। तो इसमें क्या है, जहाँ किसी स्त्री से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। जहाँ पे मान लो कि कोई एक स्त्री है, उससे एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या फिर सामान्य आशय को अग्रसर करने में बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया गया। अगर वो ग्रुप में कर रहे हैं तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझाया जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है, और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से उसको कठार कारावास दिया जाएगा। कितना, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन काल शामिल है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो क्या होगा, उसको ऐसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, पहली बात, और वो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जिससे उस व्यक्ति का आजीवन कारावास क्या होगा, जो उस व्यक्ति का शेष जीवन काल है उसके बराबर होगा, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें एक परंतु है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। क्या होगा, जो पीड़िता है उसके चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और उसके पुनर्वास के लिए जो भी खर्चा चाहिए होगा उतना न्यायोचित और युक्तियुक्त खर्चा उस पर, उतना जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। एक परंतु और दिया गया है,
परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा, यानी कि जो भी इस धारा के अधीन जुर्माना लगाया जाएगा वो सारा का सारा जुर्माना पीड़िता को दे दिया जाएगा। देखो, हमने ऊपर भी पढ़े हैं और आगे भी जहाँ भी पढ़ेंगे, इस प्रकार का कोई भी रेप से संबंधित मामला होता है उसमें जो भी जुर्माना लगाया जाता है वो पहली बात तो पीड़िता के जितने ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा चाहिए और उसको फिर से सेटल करने के लिए जो पैसे चाहिए उतना जुर्माना न्यायोचित रूप से उतना जुर्माना लगाया जाएगा और वो सारा का सारा जुर्माना पीड़िता को दे दिया जाता है। अब अगला है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 है जहाँ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग किया जाता है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु की कोई स्त्री है उससे बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। यानी कि कोई 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग करता है तो उन सब के बारे में समझा जाएगा कि उन्होंने बलात्संग किया है और वह आजीवन कारावास है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास विपरीत है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो क्या होगा, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा और आजीवन कारावास कितना होगा, जो कि उसके शेष प्राकृत जीवन काल के बराबर होगा और जुर्माना भी देय होगा। इसमें भी 2 परंतु दिए गए हैं। पहला परंतु क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और उसकी पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। जो पीड़िता है उसके चिकित्सा के खर्चों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। और दूसरा है परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। जो भी है उसका जुर्माना जो लगाया गया है उसका संदाय पीड़िता को कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से धारा 70 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला है धारा 71। धारा 71 क्या है, पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड। कोई अपराधी है जो पुनरावृत्ति करता है अपने अपराध की, बार बार अगर इस प्रकार का कोई यौन अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या उपबंध किया गया है कि जो कोई धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66 या धारा 67, इन धारा 63 से लेकर 67 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया। अगर मान लो 63 से लेकर 67 तक कोई भी व्यक्ति है वो उसको पहले पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष घोषित किया जाता है। अगर मान लो पहले इन धाराओं के अधीन वो दंडित किया जा चुका है और दोबारा उन्हीं धाराओं में से किसी के अधीन वो दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो क्या किससे दंडनीय होगा, आजीवन कारावास से। जो आजीवन कारावास कितना होगा, जो उसके शेष जीवन काल के लिए होगा या फिर मृत्यु से दंडित किया जाएगा। अगर मान लो पहले में उसको सज़ा मिल चुकी है और दोबारा उन्हीं धाराओं के अधीन वह दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो उसको या तो आजीवन कारावास होगा या फिर मृत्यु दंड दिया जाएगा। आजीवन कारावास कितना होगा, उसके शेष प्राकृत जीवन काल तक के लिए होगा। तो ये धारा 71 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है धारा 72। 72 क्या है, जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, यानी कि अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कोई नाम या कोई अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आगे पीड़ित कहा जाएगा, पीड़ित की पहचान हो सकती है जिससे उसके विरुद्ध धारा 63, 64, 65, 67, 68 के अधीन किसी प्रकार का अपराध किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया जाता है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा। अगर वो उनको मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो देखो धारा 72 किससे संबंधित है कि कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, यानी जो कतिपय अपराध हैं उनसे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उनकी पहचान का प्रकटीकरण के संबंध में है। उनकी पहचान कब प्रकट कर सकते हैं, कब प्रकट नहीं की जा सकती है, और अगर प्रकट नहीं की जानी चाहिए, प्रकट नहीं की जा सकती और उसमें अगर कोई इसकी पहचान को प्रकट कर देता है तो उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है। तो अगर मान लो कि यहाँ पीड़ित व्यक्ति पढ़ेंगे, अगर पीड़ित व्यक्ति की जिससे पहचान हो सकती है ऐसा कोई भी कार्य जो कि धारा 63 से लेकर धारा 68 के अधीन अपराध किया जाना गठित है, जिसके बारे में या अगर हो गया है तो उसके बारे में कोई भी व्यक्ति जानकारी मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दोनों में से कोई भी कारावास दिया जा सकता है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी तय होगा। तो यानी कि उसमें दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकता है जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा
और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। जितने भी हमने यौन अपराध पढ़े हैं सब में जुर्माना ऑप्शनल नहीं है, सब में जुर्माना साथ में ही लगाया जाएगा। जो कारावास होगा उसके साथ में जुर्माना भी हमेशा देय होगा। अब नेक्स्ट है इसकी उपधारा 2। उपधारा 1 की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता जब ऐसे मुद्रण या प्रकाशन, यानी कि किसी ऐसे पीड़ित व्यक्ति की पहचान जिससे हो सकती है उसके नाम या कोई अन्य बात है उसका मुद्रण या प्रकाशन कब अपराध नहीं होगा। तो पहला है पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करता है द्वारा या उनके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। या तो उनके द्वारा किया जाता है या फिर उनके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। किसके द्वारा? या तो पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी है या फिर ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी है, तो या तो सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए उनके द्वारा किया जाता है या फिर उनके लिखित आदेश के द्वारा किया जाता है, तो अपराध नहीं होगा। दूसरा है पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, या फिर पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है या फिर उस पीड़ित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार के अधीन उसकी पहचान को बताया जाता है। और थर्ड है जहाँ पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा वह आवश्यक या विकर्चित है वहाँ पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जा सकता है। तो अगर मान लो कि वो विकर्चित है या वो आवश्यक है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका जो भी निकट संबंधी होगा या तो वो खुद कर सकता है या फिर उसके जो लिखित प्राधिकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार तीन प्रकार के लोग हैं जो कि प्राधिकार रखते हैं उसकी पहचान को बताने का, उजागर करने का। अब इसमें देखो परंतु दिया गया है, परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से चाहे उसका जो भी ना हो भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो निकट संबंधी है उसके द्वारा ऐसा प्राधिकार किसको दिया जाएगा? मान्यता प्राप्त कोई कल्याण संस्था या फिर संगठन के अध्यक्ष या सचिव को दिया जाएगा। उसके अलावा किसी को इस प्रकार का प्राधिकार नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। यह स्पष्टीकरण है इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है। और नेक्स्ट इसकी उपधारा 3 है जो कोई उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा। अगर मान लो कि कोई जो उपधारा 1 है उसमें अपराध के बाबत किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही है उसके संबंध में या कोई ऐसी बात है जो न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वो क्या होगा? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। दोनों में से किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है? किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आएगा। कोई उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई निर्णय दिया है तो उसका अगर कोई मुद्रण या प्रकाशन किया जाता है तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। तो इस प्रकार यौन अपराधों से संबंधित जो भी धाराएँ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं धारा 72 तक। तो हम पढ़ रहे हैं स्त्रियों और बालकों के संबंध में जो भी अपराध हैं उनके बारे में। सबसे पहले स्त्रियों से संबंधित अपराध थे। पहले टाइप का अपराध हमने यौन अपराध पढ़ा। अब दूसरे टाइप का अपराध है स्त्रियों के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। जो स्त्रियों के विरुद्ध कोई आपराधिक बल करेगा या फिर हमला करेगा तो उसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं वो पढ़ेंगे इसमें। यह है धारा 73 से शुरू होगा। तो धारा 73 क्या है? स्त्रियों की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल। कोई व्यक्ति अगर किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसके ऊपर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो आएगा धारा 73 के अंतर्गत। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। यानी कि या तो वो लज्जा भंग करने के आशय से करता है या फिर वो ये जानता है कि इससे उसकी लज्जा भंग होगी। अगर इस प्रकार का वो कार्य करता है तो उससे उसकी लज्जा भंग होगी
उस स्त्री पर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी अगर इस प्रकार का कार्य करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट है धारा 74। धारा 74 क्या है? लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। लैंगिक उत्पीड़न क्या है और इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, तो वो आएगा इसके अंतर्गत। तो ऐसा कोई कार्य, कैसा कार्य जो हम अभी पढ़ेंगे? पहला है शारीरिक संस्पर्श और अगर क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्विलित हो। यानी पहला क्या है? या तो कोई शारीरिक संस्पर्श हो या फिर कोई अगर क्रियाएं जिनमें कि क्या क्या शामिल है, अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रस्ताव हो, अगर ऐसा कार्य किया जाता है, या फिर लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध किया जाता है, या फिर किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है उस पर, या फिर लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है। तो इस प्रकार का अगर कार्य करता है, ये 4 प्रकार के कार्य वो करता है, तो ऐसा करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा। अगर ये 4 प्रकार के कार्य वो करता है तो वो लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। इसकी उपधारा 2 है कि ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या 2 या 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर मान लो कि जो हमने 3 ऊपर के टोटल 4 पढ़े हैं, हमने लैंगिक उत्पीड़न में 4 पॉइंट पढ़े हैं, तो उनमें से ऊपर के 3 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं वहाँ तक अगर वो कुछ करता है तो वो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और या फिर क्या है, जो खंड 4 है उसमें विनिर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी 4 नंबर क्या है? लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है। अगर कोई लैंगिक आभासी टिप्पणी करता है तो उसके लिए क्या होगा? उसको 1 वर्ष तक का सज़ा हो सकेगी, दोनों में से किसी भांति का कारावास से, या फिर जुर्माना हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया लैंगिक उत्पीड़न का धारा 74। अब आगे हम पढ़ेंगे धारा 75। धारा 75 क्या है? विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। देखो 73 में हमने क्या पढ़ा था? लज्जा भंग करने के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया था, और 75 में है लज्जा भंग करने के आशय से विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या विवस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से, या तो उस स्त्री को विवस्त्र करने के लिए या फिर उसको विवस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करता है या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या तो उस पर हमला करेगा या फिर उसके पर क्या करेगा? आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, या तो वो क्या करेगा? उसको विवस्त्र करने के लिए कोई बाध्य करेगा, उसको उसके आशय से उस पर हमला करेगा, या फिर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, या फिर कोई ऐसे कृत्य जो इस प्रकार के कार्य का दुष्प्रेरण करेगा। उन दोनों ही भांतियों में, उसमें दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें क्या होगा? वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो नेक्स्ट है धारा 76। धारा 76 क्या है? दर्श्य रतिकता। दर्श्य रतिकता क्या है? कि ऐसा कोई पुरुष जो कोई किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकाटक देखेगा, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और द्वितीय और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी परंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। दर्श्य रतिकता क्या है? यदि कोई स्त्री है वो अपने कोई प्राइवेट
कार्य कर रही है जिसमें कि वो ये सोचती है कि वहाँ से उसको कोई देख नहीं रहा है या उसको देखा नहीं जा रहा है और कोई इस प्रकार से अपना प्राइवेट करते कर रही है, ऐसे टाइम पे अगर कोई व्यक्ति उसको एक काटक देखेगा, एक टक लगा के अगर उसको देखेगा या फिर उसका कोई फ़ोटो खींचेगा या वीडियो रिकॉर्ड करेगा या फिर ऐसा कोई कार्य है वो किसी दूसरे से अगर वो करवाता है, तो उसको पहली बार जब ऐसा करवाते हुए वो दोषी साबित कर दिया जाता है तो उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 3 वर्ष तक का हो जाएगा, वो दंडित किया जाएगा और जुर्माना तो लगेगा ही। और अगर मान लो कि सेकेंड टाइम या फिर उससे बार बार उसको पश्चातवर्ती जो भी अपराध है उसमें अगर वो पकड़ा जाता है, इस प्रकार के अपराध में दोषी हो जाता है फिर से, तो उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि कम से कम 3 वर्ष का होगा और मैक्सिमम 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसमें देखो एक स्पष्टीकरण भी दिया है। स्पष्टीकरण क्या है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कर्त्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कर्त्य आता है, यानी जो इस प्राइवेट कर्त्य में क्या क्या आता है, ताकने का ऐसा कर्त्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहाँ एकांतता होगी और जहाँ की पीड़िता की जन्नांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है। यानी कि प्राइवेट कर्त्य में ऐसा कार्य आएगा जहाँ पे ये सोचा जाता है कि यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, वो स्त्री ऐसा कार्य कर रही है और ऐसा कार्य ऐसी जगह पे करती है जहाँ की एकांतता की ज़रूरत होती है और वहाँ पे उसको कोई नहीं देख रहा होता है, जिसमें उस पीड़िता के जन्नांग जो हैं, नितंब हैं और वक्षस्थल हैं उनको अभिदर्शित किया जाता है या फिर केवल अधोव स्तर से ढका जाता है, या तो वो खुले होते हैं या फिर अधोव स्तर से उसको ढका जाता है। अथवा जहाँ पे पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है या फिर वो टॉयलेट यूज़ कर रही है वहाँ पे, या जहाँ पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, या फिर वो क्या कर रही है, वो कोई प्राइवेट जगह पे कोई लैंगिक कृत्य कर रही है, तो उसको अगर देख लिया जाता है तो ये सारे प्राइवेट कर्त्य में आते हैं। तो अगर कोई भी इस प्रकार के जो बताए गए प्राइवेट करते हैं उनको या तो कोई देखता है, एक टक देखता है, या फिर वीडियो बनाता है या फ़ोटो लेता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कार्य करवाता है, तो वो सारा इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। इसका दूसरा स्पष्टीकरण है, जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है, और जहाँ उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहाँ ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई महिला है, वो किसी व्यक्ति को इस प्रकार के चित्र खींचने के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन उसको किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने की परमिशन नहीं देती है। चित्र खींचने की परमिशन दी है केवल, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भेजने की परमिशन नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति वो चित्र को दूसरे व्यक्ति को भेज देता है, प्रसारित कर देता है, तो क्या होगा, तो भी वो इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा और जो ऊपर बताया गया जो सज़ा है वो उस सज़ा से दंडनीय होगा। नेक्स्ट है धारा 77। धारा 77 क्या है, पीछा करना। पीछा करना क्या है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, कोई व्यक्ति है जो किसी स्त्री से उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को जो आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार से कार्य करने के लिए वो स्त्री से अगर इच्छा लेना चाहता है उसकी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से स्त्री ने मना कर दिया, उसके बावजूद वो बार बार उसके पीछे चलता है, पीछा करता है या उसको स्पर्श करता है या फिर स्पर्श करने की कोशिश करता है, तो या फिर जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, या फिर क्या करता है, कोई स्त्री है जो इंटरनेट यूज़ करती है, ईमेल यूज़ करती है या फिर कोई अन्य प्रारूप है जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का है, उसको मॉनिटर करता है, उसका ध्यान रखता है, वो पीछा करने का अपराध करता है। तो पीछा करने में क्या क्या हो गया, पहला तो हो गया कि किसी स्त्री के साथ अन्योन्य क्रिया के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री ने मना कर दिया, उसके बावजूद उसका पीछा करता है, या फिर उसको स्पर्श करता है या स्पर्श करने का कोशिश करता है, या फिर स्त्री द्वारा जो भी कम्युनिकेशन का रूप है उस कम्युनिकेशन को जो भी किया जा रहा है उसको मॉनिटर करता है, तो पीछा करने का अपराध में आएगा। लेकिन इसमें परंतु क्या दिया गया है, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि, अब देखो पीछा करने में ये ऊपर जो 2 काम बताए गए वो पीछा करने में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब मैं आगे बताऊंगा आपको, इस प्रकार से साबित कर देता है
कि वो पीछा क्यों कर रहा था, तो वो पीछा करने के अपराध में नहीं आएगा। तो पहला क्या है, ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था, या तो अपराध के निवारण के लिए किया गया था या फिर उसका पता लगाने के लिए किया गया था। और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अगर मान लो राज्य ने उस व्यक्ति को, उस स्त्री से ऐसे अपराध का पता लगाने के लिए डिटेल किया गया था, ऐसा दायित्व दिया गया था उसको, तो अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो वो पीछा करने के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है नंबर 2 कि ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया हो। अगर या तो विधि द्वारा या विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी शर्त या अपेक्षा के पालन में किया गया हो तो, या फिर तीसरा, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था, या फिर अगर कोई विशिष्ट परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिनमें कि ऐसा आचरण करना युक्तियुक्त और न्यायोचित था, तो ऐसी स्थिति में वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, पीछा करने के अंतर्गत नहीं आएगा। अब है उपधारा 2। उपधारा 2 क्या है, जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर, अगर कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करेगा तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, क्या करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। पहली दोष सिद्धि हुई है, अगर वो दोष सिद्ध हो जाता है तो दोनों में से कोई भी भांति का कारावास होगा जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी देय होगा। और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या द्वितीय या कोई पश्चातवर्ती दोष सिद्ध करते हैं तो उस पर क्या करेगा, किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देय होगा। तो इसमें देखो क्या किया, जो पीछा करने का अपराध अगर है तो अगर पहली बार वो दोष सिद्ध होता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास दिया जा सकता है जो 3 वर्ष तक का होगा और जुर्माना भी देय होगा। और अगर फिर द्वितीय या पश्चातवर्ती कोई वो दोष सिद्ध होता है तो उसको दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा, लेकिन वो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी वो दंडनीय होगा। अब नेक्स्ट है धारा 78। धारा 78 क्या है, जो किसी स्त्री यानी कि शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से आश्रित हो, यानी कि कोई शब्द है, अंग विक्षेप है या कोई कार्य है जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो, तो वो आएगा धारा 78 में। तो क्या है इसमें प्रावधान, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी क्या करेगा, कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए क्या करेगा, या तो कोई शब्द बोलेगा या कोई ध्वनि निकालेगा या फिर उस प्रकार से कोई अंग विक्षेप करेगा या कोई अन्य वस्तु प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो स्त्री की लज्जा भंग करनी है, जिससे कि वो स्त्री ऐसे शब्दों या ध्वनि को सुन सके या ऐसे अंग विक्षेप या वस्तु को देखे, अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करता है। अगर ऐसी स्त्री जिसके बारे में वो ऐसा सोच रहा है उसकी एकांतता का अतिक्रमण करता है तो उसको सादा कारावास दिया जाएगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार हमारा ये आपराधिक बल और हमला से संबंधित जो स्त्रियों के बारे में जो अपराध हैं वो कंप्लीट हो गए हैं धारा 78 तक। अब आगे हम पढ़ेंगे विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से संबंधित जो भी अपराध होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे धारा 79 से लेके। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 79 क्या है, दहेज मृत्यु। जो दहेज मृत्यु क्या है, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है। जहाँ पे कोई स्त्री है उसकी मृत्यु या तो जला के या कोई शारीरिक क्षति द्वारा कारित करते हैं, या उसके विवाह से 7 वर्ष के भीतर, उसकी शादी होने के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। जो शादी से 7 वर्ष के भीतर सामान्य अगर परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है, नॉर्मल मृत्यु नहीं होती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। मान लो कि
किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है या तो जलाने से या शारीरिक क्षति से हो जाती है, या फिर उसकी शादी के 7 साल के भीतर अगर वो सामान्य से किसी अन्य प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व या तो उसके पति ने या फिर उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग की थी, या उसके संबंध में उससे क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था, तो वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो इस प्रकार की अगर कोई मृत्यु है तो उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। और जो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु की हुई है, चाहे वो पति हो या पति के नातेदार हो, वो सारे उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जाएंगे। अब इसमें एक देखो स्पष्टीकरण है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ होगा, क्या होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है उसकी धारा 2 में जो बताया गया है वही इसका अर्थ होगा। ये कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अधिनियम संख्या 28 है। तो 1961 के अधिनियम संख्या 28 की धारा 2 में जो दहेज का अर्थ लगाया गया है वही दहेज का अर्थ इस धारा में भी लगाया जाएगा। उपधारा 2 क्या है? जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा, जो कोई भी मान लो दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। यानी कि जो भी कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा उसको 7 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा, ऐसा कारावास दिया जाएगा। और तो उसका मिनिमम कारावास होगा 7 वर्ष का और आजीवन कारावास तक वो हो सकेगा जो दहेज मृत्यु का अपराधी होगा उसके लिए। इस प्रकार धारा 79 कंप्लीट हो गई है। अब है धारा 80। धारा 80 क्या है? विधिपूर्ण कार्य विवाह का प्रवचन से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। यानी कोई पुरुष है जो विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना करता है कि उसने उसके साथ विधिपूर्ण विवाह किया है और ऐसा उत्प्रेरण करके उसके साथ सहवास कर लेता है, तो उसके लिए क्या उपन्न किया गया है? तो हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित नहीं हो, कोई स्त्री है जो उस पुरुष से विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है। यानी कोई व्यक्ति प्रवंचना से इस प्रकार का विश्वास कारित कर देता है कि वह उससे विवाहित है और उस विश्वास में उस स्त्री के साथ वह सहवास या मैथुन कारित करेगा, और ऐसा विश्वास कारित करने के बाद या तो उससे मैथुन करेगा या फिर सहवास करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो वो क्या करेगा? दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा और जो कि 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इस प्रकार धारा 80 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है धारा 81। धारा 81 क्या है? पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। या तो पति अगर जिंदा है तो दूसरे कोई स्त्री है वो दूसरे पति से दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती है, या फिर पत्नी जिंदा होते हुए कोई व्यक्ति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है, तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा धारा 81 में। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी या पति के जीवन काल में होता। यानी कि अगर कोई पति या पत्नी जीवित है और उसके जीवित रहते हुए अगर वो विवाह कर लेता है तो वो अपराध होगा और वो विवाह क्या होगा? शून्य होगा। कैसे होगा? कि उसको एक जीवन काल में दूसरी शादी नहीं कर सकता है वो एक पति या पत्नी के जीवित होते हुए, तो उसने दूसरा कर लिया तो विवाह शून्य होगा और उसको क्या सज़ा दी जाएगी? दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी वो दंडनीय होगा। इसमें अपवाद भी दिया गया है एक। तो अपवाद क्या है? इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि धारा का विस्तार किस पे नहीं है? अगर कोई सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है उसने उस पति या पत्नी के विवाह को शून्य घोषित कर दिया हो और नए किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि वहाँ ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी है जहाँ उनका ज्ञान उसको हो। यानी कि
पहली बात तो अगर कोई सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है वो विवाह को शून्य घोषित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में शून्य घोषित करने के बाद वो क्या है नहीं कर सकता है, वो उससे दूसरा विवाह कर सकता है, वो अपराध नहीं होगा। अगर शून्य घोषित कर दिया तो दूसरा विवाह कर लेगा। या फिर अगर मान लो किसी ने विवाह कर लिया है और विवाह होने के बाद 7 साल तक लगातार वो या तो अपनी पत्नी से या पति से दूर है और उसको 7 साल में ये पता भी नहीं चल रहा है कि वो पति या पत्नी जिंदा भी है या नहीं है। अगर इस प्रकार से 7 साल हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं होता है कि पति या पत्नी जिंदा है या नहीं है, तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन जिससे दूसरा विवाह कर रहा है उसको वो सारी बात बताएगा कि इस प्रकार से इतने साल हो गए हैं, उसको पता नहीं है कि उसका पति या पत्नी जैसा भी है वो जिंदा है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरा विवाह कर सकता है। नेक्स्ट है उपधारा 2, जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए। यानी कि अगर मान लो कि कोई जो पीछे वाली अपवाद की जो बात की गई है उसमें परिभाषित अपराध है, वो पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जा रहा है। जो पहले वाले विवाह की बात को छुपा देगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। यानी कि अगर वो छिपा के विवाह करता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, और वो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट है धारा 82। धारा 82 क्या है? विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह पूरा कर लेना। जो कोई व्यक्ति है वो विधिपूर्ण विवाह के बिना ही कपटपूर्ण विवाह क्रम पूरा कर लेता है, तो उसके लिए क्या उत्पन्न किए गए हैं धारा 82 में? जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का काम यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति है जो या तो बेईमानी से करता है या फिर कपटपूर्ण आशय से करता है, कोई ऐसा विवाह का कर्म कर लेता है जिससे उसको पता है कि इससे वो वैधिक रूप से विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा, अगर इस प्रकार कपटपूर्ण या बेईमानी से वो शादी कर लेता है तो। नेक्स्ट है धारा 83। 83 क्या है? विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। कोई व्यक्ति जो विवाहित स्त्री को पहला फुसला कर आपराधिक आशय से ले जाता है या उसको निरुद्ध रखता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं धारा 83 में? जो कोई किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है। कोई स्त्री है जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और वो जानता भी है कि वो अन्य पुरुष की पत्नी है, या विश्वास करने का कारण रखता है उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, या तो उस पुरुष के पास से ही या फिर कोई अन्य व्यक्ति की देखरेख में वो स्त्री है, उससे इस आशय से ले जाएगा या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे। इस आशय से ले जाएगा कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करे, या फिर इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध रखेगा, या फिर इस आशय से वो या तो ऐसी स्त्री को छिपाएगा या फिर उसको निरुद्ध करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास के जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्या होगा? उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास हो सकता है या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 83 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है धारा 84। धारा 84 है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता। या तो पति द्वारा या फिर पति के किसी नातेदार द्वारा किसी स्त्री के प्रति क्रूरता। तो जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, अगर मान लो कि कोई या तो स्त्री का पति है या फिर पति का नातेदार है और स्त्री के प्रति क्रूरता करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि वो इस प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। क्रूरता में क्या क्या शामिल होगा? पहला आएगा जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की, या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है।
यानी क्या करता है, कोई जानबूझ के कोई कार्य किया गया है या फिर कोई आचरण किया गया है जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य चाहे मानसिक हो सकता है या फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, उस पर गंभीर क्षति कारित करता है या फिर खतरा कारित करता है, या ऐसे करने की संभावना है। या फिर दूसरा क्या दिया गया है कि किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए, किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए, पीड़ित करने की दृष्टि से, या इसके अलावा या उसके अथवा उसके संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार से तंग किया जा रहा है। यानी कि या तो उस स्त्री को तंग करता है या फिर उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति से किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए वो विधि विरुद्ध रूप से मांग करता है, और वो अगर मांग की पूर्ति नहीं करता है, मांग की पूरी नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, तो उस स्थिति में उस स्त्री को अगर तंग किया जाता है तो वो दोनों ही प्रकार के कृत्य किस में आएंगे, क्रूरता के अंतर्गत आएंगे, धारा 84 के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 85। धारा 85 क्या है, विवाह आदि के करने की को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यफत करना, अपसत करना या उत्प्रेरित करना। यानी विवाह करने के आशय से किसी स्त्री को विवाह करने से के लिए विवश करने के लिए उसको या तो व्यपत करना, अपसत करना या फिर उत्प्रेरित करना, वो आएगा धारा 85 के अंतर्गत। तो क्या है, जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए, उस स्त्री को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए, या वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए कोई कार्य करेगा। क्या क्या करेगा, यानी कि अपहरण करेगा या तो उसका, या फिर व्यपहरण करेगा। क्यों करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करवाने के लिए, या फिर उसको इस प्रकार से विवश करने के लिए, या फिर अयुक्त को इस संभोग करवाने के लिए, या फिर उस स्त्री को विक्षुब्ध करने के लिए। इस प्रकार से अगर मान लो वो कोई कार्य करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो अगर इस प्रकार का कार्य करेगा तो दोनों में से कोई भी भांति का कारावास दिया जा सकता है उसको, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और जो कोई स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग कराने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध हो जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी अन्य स्थान में ले जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो किसी स्त्री का किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग कराने के लिए विवश कर रहा है, या फिर उसको विलुब्ध करने के आशय से, या वो संभाव्य जानता है कि ऐसा करने से विलुब्ध होगी, ऐसे जानते हुए वो आपराधिक अभित्रास द्वारा या फिर प्राधिकार का दुरुपयोग करके या फिर विवश करके किसी अन्य साधन द्वारा ऐसी स्त्री को अगर उत्प्रेरित करता है तो वो भी जो ऊपर बताया गया है उसी दंड से दंडनीय होगा। क्या अपराध बताया गया ऊपर कि दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, तो इस पर अपराध से दंडनीय होगा। तो ये हो गए विवाह से संबंधित अपराध स्त्री के साथ में हो सकते हैं वो। तो ये हो जाता है धारा 85 तक कंप्लीट। नेक्स्ट है गर्भपात आदि कारित करने के विषय में। जो स्त्री के संबंध में हम अपराधों के विषय में पढ़ रहे हैं तो वो नेक्स्ट अपराध गर्भपात कारित करने से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके लिए है। तो इसकी पहली धारा है धारा 86। धारा 86 है गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना कब कहा जाता है और इसके लिए क्या उपबंध किए गए हैं। तो जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से कोई स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, अगर वो जीवन बचाने के लिए कारित किया जा रहा है सद्भावपूर्वक तो वो इसमें नहीं आएगा। अन्यथा अगर कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, अगर इस प्रकार से वो गर्भपात कारित करता है और वो सद्भावपूर्वक उसकी जान बचाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकेगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।
और यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास के जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी वो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर वो स्त्री है वो स्पंदन गर्भा है। स्पंदन गर्भा क्या होता है? जब स्त्री को अपने पेट में भ्रूण के बारे में एहसास होने लग जाता है, उसके एक्टिविटी के बारे में एहसास होने लग जाता है, स्पंदन महसूस होने लग जाता है, तब वो स्पंदन गर्भा कहलाती है। तो अगर मान लो कि इस प्रकार की स्पंदन गर्भा है और फिर उसका गर्भपात करवाया जाता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देय होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। अगर मान लो कोई स्त्री स्वयं भी अपना गर्भपात कारित करती है तो भी वह भी इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है और वह भी दंडनीय होगी। नेक्स्ट है धारा 87। धारा 87 क्या है? स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 87 में स्त्री की सम्मति के बिना अगर गर्भपात कारित किया जाता है, ऊपर वाले में हो सकता है स्त्री की सम्मति हो और या स्त्री खुद करवा रही हो, लेकिन 87 है स्त्री की सम्मति के बिना अगर गर्भपात कारित किया जाता है तो जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं हो, कोई स्त्री है जो स्पंदन गर्भा हो या ऐसे स्पंदन गर्भा अभी नहीं हो, लेकिन अगर उसकी सम्मति के बिना पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित, पूर्ववर्ती अंतिम धारा कौन सी है? धारा 86। धारा 86 में परिभाषित अगर कोई अपराध करता है जो उस स्त्री की सम्मति के बिना करता है तो वो क्या होगा? आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो या तो आजीवन कारावास से या फिर दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देय होगा। इस प्रकार से उसको दंडित किया जाएगा अगर वो स्त्री की सम्मति के बिना करता है तो। नेक्स्ट है धारा 88। धारा 88 क्या है? कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। गर्भपात कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है और उससे अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या उत्पन्न किए गए हैं? जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो गया, अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकता है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देय होगा। इसकी उपधारा 2 है कि जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, जो उपधारा 1 है गर्भपात कारित कर रहे हैं उसमें उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ये उपधारा 1 में तब आता है जब वो मान लो कि उसकी सम्मति से किया जा रहा है। उपधारा 2 में है उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जा रहा है तो क्या होगा? वह आजीवन कारावास से या उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। अगर मान लो कि उसकी मृत्यु हो जाती है वो सम्मति के बिना है, जैसा कि हमने धारा 87 में भी पढ़ा था कि सम्मति के बिना किया जाता है तो उसमें आजीवन कारावास भी जुड़ जाएगा। तो सेम इसमें भी अगर वो उसकी सम्मति के बिना है तो आजीवन कारावास से या फिर जो नॉर्मल दिया जा रहा था जो कि दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो स्पष्टीकरण है, इस धारा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी कि इस धारा में यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह सब पता हो कि इस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अगर मृत्यु कारित होना संभाव्य होने का ज्ञान हो या ना हो या उसकी संभावना का भी ज्ञान हो या ना हो फिर भी वो अपराध होगा। तो इस प्रकार धारा 88 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है धारा 89। धारा 89 क्या है? शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। या तो शिशु को जीवित पैदा होना ही रोक दिया जाए उसका, इसके लिए कोई कार्य किया जाए, या फिर उसका जन्म लेते ही उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो धारा 89 के अंतर्गत अपराध है। तो क्या है इसमें? जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्वारा रोका जाए। अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार का कार्य करेगा जन्म से पूर्व ही जिससे कि उसका पैदा होना रोक दिया जाए या फिर जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया।
ये कार्य वो केवल तभी कर सकता है जब माता के जीवन को खतरा हो और उसको बचाने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है, तब तो ठीक है। अगर मान लो इस प्रकार से सद्भावपूर्वक कार्य नहीं किया जाता है तो क्या होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो क्या होगा, अगर इस प्रकार से वो करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 90। धारा 90 क्या है, ऐसा कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित कर दे। यानी कि कोई सजीव अजात मृत्यु है, शिशु है, उसकी मृत्यु कारित कर दे जो कि हत्या में ना आके आपराधिक मानववध की कोटि में आता हो, तो उसके संबंध में उपबंध किया गया है धारा 90 में। तो क्या उपबंध किया गया है, जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु का मृत्यु कारित करेगा। यानी कि कोई अगर ऐसा कार्य कर देता जिससे कि वो आपराधिक मानववध की कोटि में आता, इस प्रकार से अगर वो सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो क्या होगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो वो क्या करेगा, 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देय होगा। अब इसमें एक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत क्या है, कै यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे। ऐसा कार्य करता है, कै को पता है कि वो जो कार्य कर रहा है उससे गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो सकती है। ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है। वो इस प्रकार का अगर कार्य करता और अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती तो मान लो उसके द्वारा अगर वो उसकी मृत्यु कारित कर देता तो आपराधिक मानववध की कोटि में आता। उस स्त्री को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती है, किंतु तद्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है जो कि गर्भ में है। क्या इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। तो देखो क्लियर किया गया है इसमें कि अगर मान लो कि कोई आपराधिक मानववध की कैटेगरी में आ रहा है और इस प्रकार का अपराध किया गया है तो इस धारा में कब आएगा। तो मान लो अगर कोई व्यक्ति है जो किसी स्त्री की मृत्यु इस प्रकार से कारित करता है जिससे कि वो अगर मृत्यु हो जाती है तो आपराधिक मानववध में आता है। क्या उस पर हमला करता है ऐसी मृत्यु कारित करने के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं होती है, लेकिन वो गर्भवती है, उसके गर्भ में जो बालक है उसकी उस बच्चे की मौत हो जाती है गर्भ में ही। तो अगर इस प्रकार का अपराध होता है तो धारा 90 के अंतर्गत वो अपराध होगा, वो इस धारा के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमारे स्त्रियों से संबंधित जो भी अपराध हैं वो पूरे हो गए। आगे बालकों से संबंधित अपराध है, क्योंकि ये जो चैप्टर है स्त्रियों और बालकों के संबंध में अपराधों के बारे में है। तो आज के वीडियो में हम केवल स्त्रियों के बारे में अपराध के बारे में अध्ययन करेंगे। बालकों के विरुद्ध जो भी अपराध होंगे उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चलो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि स्त्रियों के बारे में जो अपराध हैं वो किस किस प्रकार के अपराधों में उनको कैटेगराइज किया गया है। स्त्रियों के बारे में जो अपराध है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि किस किस कैटेगरी में वो आएंगे। तो सबसे पहले हैं स्त्रियों के संबंध में जो अपराध हैं वो यौन अपराधों के विषय में, यौन से संबंधित जो भी अपराध हैं वो रखे गए हैं सबसे पहली कैटेगरी में, जो धारा 63 से कम शुरू होते हैं। सिक्सटी 63 से शुरू होकर 72 तक है। उसके बाद में दूसरे टाइप का अपराध है स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल के विषय में। स्त्री के विरुद्ध जो भी आपराधिक बल है या फिर हमला है उसके संबंध में जो भी अपराध आएंगे वो आएंगे इस दूसरी कैटेगरी में, जो कि धारा 73 से शुरू होते हैं और 78 तक चलेंगे। इसके बाद में थर्ड टाइप का अपराध है विवाह से संबंधित अपराध, जो कि धारा 79 से शुरू होकर
और 85 तक आएंगे। और उसके बाद में है गर्भपात कारित करने के विषय में, जो गर्भपात से संबंधित है। तो गर्भपात के संबंध में धारा 86 से शुरू होंगे और ये चलेंगे धारा 90 तक। तो इस प्रकार से स्त्री से संबंधित जो भी अपराध हैं उनको 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है। उन 4 भागों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग धाराएं में इनके जो भी अपराध हो सकते हैं उनके बारे में, और उनके लिए क्या क्या सज़ाओं का प्रबंध किया गया है, क्या क्या उपबंध किए गए हैं और किस प्रकार की सज़ाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। लेकिन हमने इसमें सब में एक चीज़ देखी कि जो भी कारावास दिया गया हो, जितने भी अपराध हैं इसमें ज़्यादातर में उसमें जुर्माना भी शामिल है। इसमें बहुत ही कम ऐसे अपराध हैं जिनमें कि या जुर्माना है, अकेला जुर्माना लगाया जा सकता है, बाकी सब में मोस्टली सब में जुर्माना कारावास के साथ ही लगाया जाएगा। और दूसरा है कि जो यौन से संबंधित कोई भी अपराध है उसमें अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो वो जुर्माना उतना होगा जिससे कि उस स्त्री को उपचार करवाया जा सके और उसका रीसेटलमेंट किया जा सके, उसके लिए जो पर्याप्त हो उतना जुर्माना लगाया जाएगा। और दूसरा कि उसमें जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो पीड़िता को दे दिया जाएगा। वो इस चैप्टर का मुख्य पार्ट है जो भी होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जो कि स्त्रियों के संबंध में अपराध हैं। पार्ट 2 है उसको हम आगे पढ़ेंगे कल के वीडियो में, जिसमें कि बालकों के संबंध में अपराध हैं उसके बारे में।